चलिए, तो मेरे सभी स्टूडेंट को जो है इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। और इस वीडियो में जो है हम लोग आज की क्लास वाला जो आपका सेट था उसे जो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज जो था हमारे पास सेट 4 था ना जी। क्या था? सेट 4 था, ठीक है। तो सेट 4 को जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। और थोड़ा सा जो है लाइव स्ट्रीमिंग में जो है दिक्कत हो रहा था, तो जो है आज क्लास जो है टेक्निकली इशू होने के कारण जो है क्लास नहीं हो पाई। हम जो है ये आपको जो एक वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो से जो है आप समझ सकते हैं। देखिए सेट 4 है, ठीक है। सेट 4। अब सेट 4 में जो है हम लोग को क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करना है, समझना है। अब इस पे जो है हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इसमें जो है जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें जो है आप मिस मत करिएगा, ठीक है। आप लोग इसको जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। इसमें भी जो है आपको 25 से 30 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। और देखिए आज का जो है सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला नंबर प्रश्न है आज का कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन किस राशि का मात्रक है, जल्दी बताइए। पहला है आपका विद्युत धारा, दूसरा है ताप, तीसरा है ज्योति तीव्रता और चौथा है आपका ऊष्मा। केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारा का है, ताप का है, ज्योति तीव्रता का है या ऊष्मा का है? तो केल्विन किसका है जी? जल्दी बताइएगा एक बार। केल्विन किसका है? केल्विन किस राशि का मात्रक है? और ये प्रश्न जो है बाबू आपको पूछा गया है, आप लोग जो है इसे बताएं। और लगभग जो है जैसे मान के चलिएगा कि लाइव क्लास ही चल रहा है, आप लोग को चैट सेक्शन में जो है जवाब भी देना है, ठीक है। चैट सेक्शन में जो है आप लोग को जवाब भी देना है और आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, ठीक है। कल से जो है आपको क्लास जो है प्रॉपर वे में जो है लाइव क्लास ही होगा। आज जो है थोड़ा टेक्निकली इशू होने के कारण जो है आज जो है हम आपको क्लास जो है नहीं ले पाए हैं, ठीक है। क्लास जो है हम नहीं ले पाए हैं। तो केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो सर केल्विन जो है ना वो ताप का मात्रक है सर। किसका है सर? ताप का मात्रक है। किसी को दिक्कत? तो आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपको जो है हम 3 बार करवाए हैं जी। एक आपको पी बाई क्यू में करवाए हैं और एक आपको जो है किस में करवाए हैं चला। तो एक जो है बाबू आपको हम जो है जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें किए थे। और एक बार अभी हम करवा रहे हैं। तो एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। तो जहाज की जो है वास्तविक गति क्या हो जाएगा? जहाज का वास्तविक गति जो है हम लोग से पूछा है। देखिए इसको जो है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और ये है आपका दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। ये क्या है बाबू? आपको दूसरा नंबर प्रश्न है। अब देखिए इसको जो है हम बनाने का जो है यहाँ पे बनाते हैं और आपको समझिएगा। एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या कर रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। तो जहाज की वास्तविक गति क्या हो जाएगी? जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए जो है आपका, मान लेते हैं डायरेक्शन, अभी पढ़ लेते हैं। ए आपका डायरेक्शन अभी हो गया। चलिए ये आपका हो गया। चलिए ये ऊपर वाला क्या होता है जी? उत्तर होता है। नीचे वाला क्या होता है जी सर? दक्षिण होता है। और ये आपका क्या हो गया जी? ये आपका सर पूरब हो गया। सॉरी ये आपका पश्चिम हो गया। और ये क्या हो गया जी? आपका ये जो है आपका पूरब हो गया। क्या हो गया? पूरब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाबू क्या हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी उत्तर ये है और पश्चिम ये है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। कितना? तो 80 किलोमीटर घंटा से जो है क्या हो रहा है? उड़ रहा है। समझे? क्या हो रहा है? उड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा। और फिर देखिए कह रहा है कि वायु जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रहा है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो चलिए तो ये आपका इधर ऐसे हो जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर। और ये क्या हो गया जी? तो 80 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 80 किलोमीटर प्रति आवर हो गया और ये क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। आई होप आपको समझने में किसी प्रकार के
दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग से पूछ रहा है कि जहाज की वास्तविक गति क्या हो जाएगा, जहाज का वास्तविक गति क्या हो जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट का जो है यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को लगाना है। चलिए तो देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, एक बार बताइए कि सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं। तो सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2p कॉस थीटा होता है, 2p क्यू कॉस थीटा होता है, समझे, यही आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। आई होप आप लोग जानते भी होंगे। अब एक बात बताइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है, क्या हो गया 45 डिग्री है। अब एक बात बताइए कि ए क्या हो जाएगा जी, तो ये जो है सर आपका 45 दूनी 90 और 90 ये क्या बच गया सर 90 हो गया, यानी 45 ए हो गया और 45 ए हो गया। किसी को दिक्कत, किसी को जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक बात बताइए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी, थीटा का वैल्यू सर 90 हो गया। अब एक बात बताओ कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी, तो सर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया बबुआ, तो ये पूरा पोर्शन सर आपका 0 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या हो गया जी, तो रिजल्टेंट हो गया सर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ पी स्क्वायर यानी पी कितना है जी, पी मान लेते हैं कि ये है और क्यू मान लेते हैं कि 60 है, तो पी कितना है जी, तो 80 है सर, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू कितना है जी आपका 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आठी आठी कितना होता है जी 64 होता है, 6400 होता प्लस जो है 3600 हो गया। अब एक बात बताओ चला टोटल क्या हो जाएगा जी, तो टोटल आपका ये जो है 100 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा और ऑप्शन सी जो चला सही है। चलो किसी को कोई दिक्कत, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी को दिक्कत, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, चलिए अगले नंबर प्रश्न में जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जो है जवाब दीजिएगा और बनाते हुए चलिएगा। चलिए अब जो है देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। जैसे कि स्टार्टिंग में जो एक कार है वो समान वेग से चल रहा था, उस समय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है 12 सेकंड तक लगा। यानी कि जब कार जो है बाबू एक समान वेग से चल रहा था तो उस पर जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है 12 सेकंड तक लगता है, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने जो है 190 मीटर की दूरी तय की, तो कार का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए हम लोग से पूछा है कि u क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, जबकि हम लोग को बताया है कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है वो कितना समय के लिए लगता है, तो सर 12 सेकंड के लिए लगता है। किसी को दिक्कत, कितना सेकंड के लिए लगता है सर, तो 12 सेकंड के लिए लगता है, समझे। चलिए अब जो है वो 12वें सेकंड में तय की गई दूरी यानी S12 बराबर क्या हो गया जी 190 मीटर हो गया। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपको जो है एक हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कि टीवें सेकंड में तय की गई दूरी, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है जी बताइए, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी जो है एस टी बराबर क्या होता है जी, एस टी बराबर होता है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1 होता है, यही ना होता है जी, एस टी बराबर u प्लस हाफ ए टू टी माइनस में 1 होता है। अब एक बात बताइए कि S12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्या हो जाएगा, S12 बराबर क्या हो जाएगा जी u प्लस हाफ ए टू टी माइनस में 1 हो जाएगा। अब S12 कितना दिया हुआ है जी, तो S12 सर आपका जो है 190 मीटर है, ठीक है, 190 मीटर है। U कितना है, तो U आपका प्रारंभिक वेग यानी निकालना है सर, हाफ, ये कितना दिया हुआ है जी, तो ये देखिए 1 दिया हुआ है सर। अब 2t यानी कि t कितना है जी, तो 12 सेकेंड यानी 12 दूनी 24 माइनस में 1 हो जाएगा। अब 190 मीटर बराबर क्या होता है जी, U प्लस में जो है हाफ, 24 एक 23 हो गया जी। अब एक बात बताइए 190 बराबर क्या हो गया, u आप प्लस 23 बटा 2। अब यहाँ से u निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप u निकाल लीजिएगा 190 माइनस 23 बटा 2। चलिए यहाँ से जो है आप निकाल लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये जो है बाबू आपको क्या हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24 यानी 11.5 हो जाएगा, ठीक है।
11.5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए क्या हो जाएगा जी, तो u बराबर क्या हो जाएगा, तो 190 में से जो है 11.5 को जो है घटा दो, फिर आपका जो है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को जो है यहां तक जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो 178.5 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सब प्रश्न पे जो है ध्यान भी देना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो है बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन आपको जो है थोड़ा जो है आपको भारी भी लग रहा होगा। ये बहुत इजी प्रश्न है जी, फिर भी आपको जो है भारी लग रहा होगा। एक पिंड का संवेग, कितना नंबर प्रश्न था, तो हम लोग जो है पिछले नंबर यानी कि देखते हैं 1 2 3 और ये आपका चौथा नंबर है। ठीक है, क्या है, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर का एक बार जवाब बताइए कि एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 केजी प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर जो है 80 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर जो है आरोपित बल बताइए। पिंड पे जो है आरोपित बल बताना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है, फोर्स बताना है। अच्छा एक बार आपको हम बताए थे कि बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, बल बराबर आपको हम क्या बताए थे कि सर बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के दर। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन के दर देखिए बारीकी तरह से जो है समझते चलिए। बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के दर होता है। अब एक बात बताओ कि 1 मिनट का संवेग जो है, एक पिंड का संवेग जो है 1 मिनट में, यानी कि समय कितना दिया हुआ जी, 1 मिनट दिया हुआ है। अब एक बात बताइए कि जो मोमेंटम है बाबू वो 200 केजी मीटर प्रति सेकंड से जो है क्या कहाँ चला जाता है, तो 800 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना, 1 मिनट में। तो हम लोग को जो है बल पूछा है, तो देखिए तो बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन के दर, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन के दर क्या हो जाएगा, यानी 800 माइनस में 200। अब एक बात बताइए 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, तो क्या हो जाएगा आपको 60 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 800 माइनस 200 यानी कि क्या हो गया जी, 600 हो गया, बट्टा में क्या हो गया, 60 हो गया। अब एक बात बताइए क्या हो गया जी, तो ये हो गया आपका 10। क्या हो गया, 10 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सही है। किनका किनका सही है एक बार जो है आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न आपको क्या हो जाएगा जी, अगला नंबर प्रश्न आपको 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न जो। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, चलिए 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है जी, 5वां नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। अब ये प्रश्न तो बाबू आपको हम बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम बहुत बार करवा चुके हैं। तो आई होप ये प्रश्न आप कर लेंगे। तो इसे जो है हम क्या कर देते हैं, तो आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है आपको दुख और दर्द दोनों देगा। समझे, दुख और दर्द जो है दोनों देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि दुख और दर्द जो है ये दोनों देगा। ठीक है, ये दुख और दर्द दोनों देगा। चलिए एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर है। अब देखिए एक जो है खोखला बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास जो है 2 मीटर है। अब बताइए व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो गया, तो त्रिज्या स्वाभाविक सी बात है कि 1 मीटर हो जाएगा, तथा उसमें 70 न्यूटन प्रति मीटर दाब पर वायु भरी है। यानी कि जो है उसमें जो है वो 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पे जो है वायु भरी हुई है। तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, मेरा जो है कैमरा को देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन को नहीं देखिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई बेलन है, इस बेलन का व्यास जो है आपका 2 मीटर है, तथा इसमें जो है क्या भरा हुआ है, तो वायु भरा हुआ है। और वायु भरा हुआ है 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पे जो है वायु भरा हुआ है। तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बेलन के आधार पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा। एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास जो है कितना है जी, 2 मीटर है। एक खोखला बेलनाकार है बर्तन है, मान लीजिए जो है आपको मान लीजिए बेलनाकार बर्तन है, इसका व्यास कितना है आपका 2 मीटर है, तथा उसमें 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पे वायु भरी हुई है। यानी कि इसमें जो है बाबू आपको क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है
कितना दाब पे, तो 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब पे। तो बेलन के आधार पे लगने वाला बल, यानी ये जो आधार हुआ तो इस पे जो है बेलन के आधार पे यानी इस बर्तन के आधार पे लगने वाला बल जो है हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए अभी हम आपको जो है बताते हैं क्या हो जाएगा। जो चलिए लगने वाला बल बताइए। चलिए किसी को दिक्कत, आई होप यहाँ तक जो है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको जो है बाबू आपको हम बताते हैं प्रश्न जो है आपको कैसे होंगे, ये प्रश्न जो है वो कैसे होंगे। चलिए अब एक बात बताइए कि किस पे जो है बल पूछ रहा है बाबू, तो आधार पर। किस पे पूछ रहा है जी, आधार पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है, आधार पर। तो आधार का जो है सर्वप्रथम हम लोग क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्योंकि कितना क्षेत्रफल है उस पे ही ना पता लगेगा कितना जो है फोर्स आपको जो है एक्योर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेंडर है, क्या है ये, यही सिलेंडर होता है ना जी। तो इस आधार पे यानी कि इस आधार पे यहाँ पे देखिएगा इसी पे जो है कितना जो है फोर्स लगेगा, यही हम लोग से पूछा है। अब ये क्या है बाबू, एक प्रकार के गोला है, तो इसका जो है आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि आपको हम बताएं कि व्यास कितना है जी, तो 2 मीटर है सर। क्या है सर, 2 मीटर है। अब ये 2 मीटर व्यास है तो आर कितना हो जाएगा सर, तो 1 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, पाई 1 के स्क्वायर, यानी कि पाई जो है इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। किसी को दिक्कत। अब एक बात बताइए, दाब हम लोग से पूछा है, तो दाब P बराबर क्या होता है, तो F बटा में A होता है। क्या होता है, F बटा में A होता है। तो F बराबर क्या हो गया, PA हो गया। PA हो गया। अब एक बात बताइए कि 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये क्या दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है। P कितना है, 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहां से हम लोग देख लेते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, तो 70 अगुने में पाई हो जाएगा, यानी F क्या हो गया जी, 70 अगुने में 22/7 हो गया। अब ये देखिए 10 हो गया, यानी कि 220 न्यूटन जो है इसका सही जवाब हुआ। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा लैंग्वेज का जो है दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को। और यदि इसको जो है बारीकी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो अब जो है आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो ये जो है शायद आपको जो है कितना नंबर प्रश्न है जी, तो ये आपका 5वां, छठा, ये है आपका 7वां नंबर प्रश्न। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि एक तरंग का जो है आवृत्ति जो है 120 हर्ट्ज है। तो यदि तरंग की चार्ज जो है आपको 480 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य यानी जो है हम लोग को लेमडा ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जो है 4 मीटर है बाबू। और ये प्रश्न को जो है कल ही हम लोग किए थे, तो ये भी प्रश्न जो है आपको क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका होमवर्क हो जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है तरंग का तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर होता है V अपॉन में N। अब एक बात बताइए V कितना दिया हुआ है जी, तो V है सर 480 मीटर प्रति सेकंड। आप बताओ कि N कितना है जी, तो 120 है सर। अब ये क्या हो जाएगा जी, तो 4 मीटर सही जवाब हो जाएगा। लो बता ही दिए। अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो है आपको 8वां नंबर क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किन अवस्था में वास्तविक गैस पीवी बराबर आरटी समीकरण का लगभग पालन करता है, यानी कि जो आपका समीकरण है पीवी बराबर आरटी, ठीक है, पीवी बराबर आरटी जो आपका समीकरण है बाबू, ये लगभग कब पालन करता है, जल्दी बताइए कब जो है क्या करता है, पालन करता है। तो आपको हम बताए थे एक बार कि जब हम गैस पढ़ा रहे थे आपको, तो पीवी बराबर आरटी जो है कब लागू होता है, जब आपको निम्न दाब हो। क्या हो बाबू, आपको निम्न दाब हो, ठीक है, क्या हो, आपको निम्न दाब हो और आपका उच्च ताप हो। यदि निम्न दाब रहता है और यदि उच्च ताप रहता है, तो पीवी बराबर आरटी जो आपका फॉर्मूला है ना, यही आपका जो है लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पीवी बराबर आरटी समीकरण लगभग कब पालन करती है, तो जब आपको प्रेशर आपका जो है मिनिमम हो और जो आपका टेम्परेचर हो हाई। यदि प्रेशर मिनिमम हो और टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर मिनिमम हो और टेम्परेचर हाई हो, देन हम लोग को जो है ये फॉर्मूला क्या होगा, आपका एक्योर होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न जो है आपको केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो है पूछा भी गया है, ITI 2009 में जो है प्रश्न पूछा भी गया है।
चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय पारदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम लोग जो है अवस्था को परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, अवस्था को परिवर्तन करते हैं। तो अवस्था परिवर्तन के समय पारदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के समय से गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से आपका क्या होता है, जल्दी बता दीजिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि अवस्था परिवर्तन के समय पारदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से आपका क्या होता है। तो देखिए जब आपको जो है अवस्था में परिवर्तन होते रहता है तो गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है कि अणुओं में जो है वो स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत, तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा कि अवस्था परिवर्तन के समय पारदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से जो है वो पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अवस्था परिवर्तन के समय पारदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से जो है वो पदार्थ के जो है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए किसी को दिक्कत। अब एक बात बताइए, अगला नंबर प्रश्न है आपका 9वां नहीं 10वां नंबर प्रश्न। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता है, क्यों नहीं पिघलता है, कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता है, कंबल से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलता है, क्यों नहीं। यदि हम लोग बर्फ को जो है वो कंबल से जो है कंबल से क्या करते हैं, ढक देते हैं, तो ये जो है नहीं पिघलता है, क्यों नहीं पिघलता है, ऐसा क्या कारण है जो कंबल से जो है वो बर्फ को ढकने पे वे नहीं पिघलते हैं। एक बार जो है जल्दी से बताइएगा, उसके बाद जो है आपको हम बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा जी आप देखिए कंबल से ढकने पर बर्फ क्यों नहीं पिघलता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो कंबल होता है ये क्या होता है जी, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। ये कुचालक होने के कारण जो है, ये कुचालक होने के कारण जो है, कंबल उष्मा का कुचालक होने के कारण जो है, यदि कंबल से जो है बर्फ को जो है क्या करते हैं, ढकते हैं, तो वो नहीं पिघलता है। और ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है आपको दुख और दर्द जो है दोनों दे सकता है। चलिए आई होप आपको जो है यहाँ तक यानी 10 नंबर प्रश्न तक समझने में किसी प्रकार के जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे हमारे पास कोई जो है आपका समतल दर्पण है, ये मान के चलते हैं हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ से यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब इस दूरी से बाबू जो है कोई मनुष्य जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है बाबू वो दर्पण की ओर आ रहा है, यानी कि इधर की ओर आ रहा है। तो 7 सेकंड बाद जो है मनुष्य और उनके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी। मान लीजिए कि 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चला, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चला। अब एक बात बताइए, 5 सेंटीमीटर चला तो 7 मिनट सेकंड में कितना चला, तो 7 मान लीजिए यहाँ है तो क्या हो जाएगा 5 यानी कि 35। अब इसको जो है 35 होना चाहिए ना। अब देखिए इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे अभी इसको जो है समझिएगा क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि मनुष्य द्वारा 7 सेकंड में चली गई दूरी कितना हो गया आपका, 35 हो गया। 35 सेंटीमीटर जो है आपको मनुष्य जो है वो 7 सेकंड में चला। अब एक बात बताइए कि अब ये 35 चला बाबू, तो अब दर्पण और जो है मनुष्य के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यानी कि 60 हम माइनस में 35 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, ये आपको 25 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि मनुष्य और दर्पण के बीच की दूरी कितना हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात बताइए, आप मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, यानी 2 गुने 25 बराबर जो है 50 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
50 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे जो है वस्तु पर रखी है। अतः क्या हो जाएगा कि मनुष्य तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है 2x डैश हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 25 बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक व्यक्ति अपने समान रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, तो दर्पण कैसा होना चाहिए? ये चीज आपको हम बताए थे, ये कल के क्लास में भी बताए थे, ठीक है। एक कल के क्लास में भी आपको हम बताए थे कि एक व्यक्ति अपने अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब जो है वो देखना चाहता है, तो वो दर्पण कैसा है? वो दर्पण कैसा है बाबू बताइए, कल ही आपको हम बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी? इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? वह रखे दर्पण से अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, तो दर्पण क्या हो जाएगा? आपको जो है होमवर्क है प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पे जो है कौन से रंग दिखते हैं? वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पे जो है कौन से रंग दिखते हैं? वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पे जो है कौन से रंग जो है दिखते हैं? बताइए कौन सा रंग जो है दिखता है? तो कौन सा रंग दिखता है? तो लाल दिखाता है, ठीक है। क्या? लाल, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए सब रटने वाला प्रश्न है। निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है क्रमशः 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तथा 2.4 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक क्या हो जाएगा? माध्यम का निरपेक्ष जो है आपका निरपेक्ष आवर्तनांक क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग से क्या पूछा है, तो हम लोग से पूछा है निरपेक्ष आवर्तनांक, ठीक है। यही ना पूछा है जी, यही चीज को जो है बताना है हम लोग को, यही चीज को जो है बताना है। अब देखिएगा निरपेक्ष आवर्तनांक बराबर क्या होता है? अब जल्दी बताओ। अब निरपेक्ष आवर्तनांक बराबर तुम जानते ही नहीं हो तो क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। तो निरपेक्ष आवर्तनांक यानी n बराबर हम लोग क्या जानते हैं? c बटा में भी, c बटा में भी। ये c क्या है जी? c क्या है जी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। किसी को दिक्कत? आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखिए भी क्या है जी? तो ये भी क्या है सर? तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा जी? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कैसा है बाबू? पारदर्शी माध्यम है। अब एक बताइए यहाँ पे C की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड सर। अब एक बात बताइए V का वैल्यू कितना है जी? 2.4 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड सर। अब एक बात बताओ, इसमें जो है क्या कर देना है? पुट कर देना है, ठीक है, पुट कर दीजिएगा। यहाँ कर लेते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताइए माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है जी? 2.4 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि 10 मीटर प्रति सेकंड ए से खत्म हो जाएगा आपका, यानी 3 बटा में 2.4 हो जाएगा, यानी कि ये वह 30 बटा जो है 24 हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो गया और ये जो है आपका 8 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका जो है 4 हो गया, यानी कि 5 बटा 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो आई होप आप लोग को जो है यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कल से जो है आपको लाइव क्लास ही होगा। थोड़ा जो है आज जो है नेटवर्क इशू होगा या किसी प्रकार के जो है टेक्निकल इशू के कारण जो है आपको आज क्लास नहीं हो पाया। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जो है कांच का आवर्तनांक, यानी कि हम लोग से क्या पूछा है जी? तो हम लोग से सर पूछा है एन, तो एन बराबर क्या होता है? सी बटा भी होता है सर। सी कितना दिया हुआ है? 3 गुने 10 के पावर 8 दिया हुआ
हुआ है सर। v कितना दिया हुआ है सर, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है सर। अब एक बात बताइए, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म, तो ये बचा क्या जी, तो 3/2 बचा सर, यानी कि ये 1.5 इसका जो है सर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि विचलन कोण का मान किस पे निर्भर करता है। जो आपका विचलन कोण है, विचलन कोण का मान जो है किस पे निर्भर करता है, विचलन कोण का मान जो है किस पे निर्भर करता है। तो विचलन कोण का जो मान है चला, वो जो है वो प्रिज्म के कोण पे जो है निर्भर करता है, और चौथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। या ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। जो आपका विचलन कोण है बाबू, क्या है, किस पे जो है निर्भर करता है, किस पे जो है निर्भर करता है, तो आपको प्रिज्म के कोण पे भी करता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा बाबू, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, किसी को दिक्कत। आप देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो दूसरी ओर प्राप्त स्फुरंग जिस रंग का विचरण न्यूनतम होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जो जैसे मान लीजिए कि निकालता है, तो विचलन सबसे न्यूनतम किसका होता है, सबसे न्यूनतम किसका होता है बताओ। तो सबसे न्यूनतम आपका विचलन जो है लाल रंग का होता है। चलिए, अगला है बाण विक्षेपण की घटना का कारण है। बाण विक्षेपण जो है इस घटना का क्या कारण है, बाण विक्षेपण के घटना का क्या कारण है, बताइए, बता दीजिए आप लोग कि बाण विक्षेपण का जो घटना का क्या कारण है। बताइए, बाण विक्षेपण के घटना का क्या कारण है, बाण विक्षेपण के घटना के क्या कारण है, आप लोग बताइएगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो सर, बाण विक्षेपण की घटना का कारण जो है वो प्रिज्म पदार्थों का वर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना, यानी कि प्रिज्म पदार्थ का वर्तनांक जो है भिन्न भिन्न होता है, कि तरंग दैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या आता है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो जब श्वेत प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, या प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी है। सबसे अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है बाबू, हरा का, पीला का, बैगनी का, लाल का, किसका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सर लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, समझे, सबसे अधिक होता है सर। चलिए, 14 नंबर का रहा है कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। यानी कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है दिखाई नहीं देने वाला है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो है बाबू सही जवाब आप क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला नंबर प्रश्न जो है थोड़ा जो है आपके लिए जो है दुख दर्द दोनों दे सकता है, और ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो आई होप आप कर लेंगे, ऐसा जो है हम विश्वास करते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतन लेंस के फोकस पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। हम लोग को जो है बताना है यहाँ पे प्रतिबिंब का जो है स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का जो है स्थिति जो है क्या होगी, हम लोग से यही पूछा है कि एक वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पे स्थित है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है हम अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पे स्थित है। तो एक बात बताइए कि फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि अवतल लेंस में जो है आपको फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। यदि ये दोनों बातों पे आप जो है वो कमांड कर लेते हैं, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए इजी हो जाएगा। अन्यथा जो है इसमें जो है आपको दिक्कत हो सकता है। एक मिनट रुक जाइए।
देखिए ये प्रश्न जो है आपको गड़बड़ाने का जो है प्रयास किया है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतन लेंस के फोकस पे स्थित है। अब एक बार बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया, तो यहाँ पे आपको जो है आपको फोकस दूरी भी दे दिया है और आपको यू भी दे दिया है। यू भी आपका 30 सेंटीमीटर होगा और आपको एफ भी होगा। एफ आपका क्या होता है जी, तो यू अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है, यू भी आपका ऋणात्मक होता है। अब एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला बताए थे 1/v में 1/u बराबर क्या होता है आपका 1/f होता है। अब तो इसके बाद हम आगे नहीं बताने वाले हैं, तो इसके बाद आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है, पुट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप देखिए क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है जी, तो 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और इससे वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु से लेंस की दूरी क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ दिया क्या क्या है, तो एफ बराबर जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिबिंब जो है आपका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जी, दोगुना हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो दोगुना हो जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत, चलिए 1 मिनट। अगला प्रश्न क्या है कि एफ बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आपको बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि आवर्धन जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपको, आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जल्दी बताइए कि v बटा यू जो है, v बटा यू, एक मिनट, v बटा यू क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। चलिए, तो v बराबर क्या हो गया, -2u हो गया। किसी को दिक्कत, किसी को जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f से क्या हो जाएगा जी, तो 1/v कितना है, तो -2u है, -1/u हो जाएगा, बटा में 1/f हो जाएगा। 2u है, ये आपका माइनस में है। अब एक बात बताइए कि u यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो u जो है आपका -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका जो है सही जवाब ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए, किसी को जो है यहाँ तक दिक्कत, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए अगला है, अगला है कि एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है। जो एक उत्तल लेंस है बाबू, जो कि जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह जो है प्रयुक्त किया गया है, जिसका आवर्धन क्षमता 5 है, जिसका आवर्धन क्षमता कितना है, 5 है। तो लेंस की फोकस दूरी हम लोग से पूछा है। तो एक बात बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है, यानी कि एक जो आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो है बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है। आवर्धन क्षमता दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता कितना है, तो 5 है। और आवर्धन क्षमता का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर 1/d/f होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो 5 बराबर 1 प्लस डी बट्टा में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब डी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि डी कितना है, तो डी कितना हो जाएगा जी, तो 25 हो जाएगा। तो 5 बराबर 1 प्लस जो है 25 बटा में एफ हो जाएगा, और यहाँ से एफ बराबर जो है 25/4 हो जाएगा। ठीक है, 25/4 हो जाएगा। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये जो है आपको 6.25 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब है कि पृथ्वी पर आवेश जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। पृथ्वी पर आवेश जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, बताइए। पृथ्वी पे आवेश जो है कितने प्रकार के जो है पाए जाते हैं। पृथ्वी पे आवेश जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। पृथ्वी पे आवेश जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, घनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग बताइएगा, और कल से जो है आप 8 बजे ही क्लास होगा, ठीक है। आज जो है नेटवर्क इशू का है या टेक्निकल इशू का है, तो टेक्निकल इशू के कारण जो है आपको क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आज का क्लास जो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए कल जो है 8 बजे आप